हेलो 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 स्टूडेंट्स, आप देखना शुरू कर चुके हैं कुशा क्लासेस का ये लेटेस्ट वीडियो लेक्चर। और आज का वीडियो लेक्चर थोड़ा अलग रहने वाला है। अलग इन द सेंस, आज हम लोग फिज़िक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स के किसी कन्वेंशनल टॉपिक के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। रैदर हम बात आज करने वाले हैं स्ट्रैटेजी की। हमारे प्रिपरेशन की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, हम कौन से बुक्स को फॉलो करें, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के प्रिपरेशन के लिए किन छोटी छोटी बातों का स्टार्टिंग से ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। इन सभी एस्पेक्ट्स के ऊपर में हम बात करेंगे। तो चलिए आपके प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन देते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हालांकि आज का वीडियो जो है वो तो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप आईआईटी, जेईई मेंस, एडवांस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है, बहुत खास है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि प्रिपरेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है। हम किस चीज़ को कहते हैं प्रिपरेशन। जब हम कहते हैं कि हम एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारा मतलब क्या होता है। पहले हम इस क्वेश्चन को थोड़ा समझें। हालांकि ये वीडियो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो स्टूडेंट्स अभी जस्ट क्लास 10th से क्लास 11th की तरफ मूव कर रहे हैं, आपने अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स दे दिए हैं, या तो आपके एग्ज़ाम का रिजल्ट आ गया है क्लास 10th बोर्ड का, या फिर आप अपने एग्ज़ाम के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और आपने ऑलरेडी या तो कहीं पे स्टार्ट कर दिया है क्लासेस करना, या फिर आप वेट कर रहे हैं थोड़ा दिन और इंतज़ार करना चाहते हैं आप। लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद आपकी आईआईटी, जेईई, नीट और आपके क्लास 11 12th की जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो आज का जो ये वीडियो है खास करके उन लोगों के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है। और लास्ट तक देखिए, इस वीडियो को ज़रूर देखिए और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहली बात कि प्रिपरेशन क्या है, तो इसका आंसर मैं कुछ इस तरीके से देना चाहूँगा कि लाइफ इटसेल्फ इज अ प्रिपरेशन। लाइफ का हर मोमेंट अपने आप में प्रिपरेशन है। आई जस्ट वॉन्ट टू से लाइफ इक्वल्स प्रिपरेशन। Let me explain why I am saying life equals preparation. अभी आप क्या कर रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं आप ये वीडियो? इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आप प्रिपेयर कर रहे हैं। आप प्रिपेयर कर रहे हैं एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। आप जब पढ़ाई करते हैं, क्यों करते हैं? आप प्रिपेयर कर रहे हैं अपने कैरियर को, आप प्रिपेयर कर रहे हैं अपने बेटर लाइफ को। जब आप खाना खाते हैं, अगर आप कोई हेल्दी फूड खाते हैं, आप क्यों खाते हैं? आप प्रिपेयर कर रहे हैं अपने हेल्दी बॉडी को। आप सोते हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप एक हेल्दी माइंड को प्रिपेयर कर रहे होते हैं। इनफैक्ट लाइफ के हर इंस्टेंट को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको लगेगा कि आप किसी न किसी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। इट इज़ एन अनडिनाइबल फैक्ट दैट ईच एंड एवरी इंस्टेंट ऑफ द लाइफ इज नथिंग बट अ प्रिपरेशन। तो ये जो भी आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये आपके लाइफ का दूसरा इंपॉर्टेंट, दूसरा कंसस प्रिपरेशन है। पहला तो सर्टेनली आपका क्लास 10th का बोर्ड रहा होगा, और ये अब जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं आईआईटी, जेईई का प्रिपरेशन या फिर नीट का प्रिपरेशन, वो कंससली आप जान रहे हैं कि हाँ, आप प्रिपरेशन वर्ड यूज कर रहे हैं। अदरवाइज हम लोग सिंपली कहते हैं कि वी आर लिविंग आवर लाइफ। नो, वी आर बेसिकली प्रिपेयरिंग फॉर अ बेटर लाइफ। We are always preparing for something. तो अगर अब हम अपने आप से पूछें कि what do we mean by leading a meaningful life? What do we mean by leading a meaningful life? तो meaningful life का मतलब क्या है? अर्थपूर्ण जीवन का मतलब क्या है? तो कहने का क्वेश्चन का मतलब है कि what do we mean by meaningful life? तो meaningful life का मतलब है कंसस एंड डेलिबरेट प्रिपरेशन। तो बेसिकली हम अपने लाइफ में हर हमेशा कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। एक्शन जो है ना, लाइफ का एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। बिना एक्शन के, बिना काम के कोई नहीं है।
और ख़ास करके जो इस एज ग्रुप के स्टूडेंट हैं, आप जैसे जो स्टूडेंट हैं जो आईआईटी जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो नीट के लिए मान लेते हैं कि प्रिपेयर कर रहे हैं, आप कॉन्शियस हैं, आप कॉन्शियस हैं इस चीज़ को लेकर के कि यस आई एम प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग। आपके सामने में बिल्कुल विजन जो है वो क्लियर है और आप डेलिबरेट हैं अपने प्रिपरेशन को लेकर के, आप प्लान बना रहे हैं, आप उसको लेकर के स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, आप अपना शेड्यूल तैयार कर रहे हैं कि डेली कितना घंटा पढ़ाई करना है और क्या पढ़ाई करना है। तो इसको कहते हैं डेलिबरेट होना, डेलिबरेट प्रिपरेशन करना। तो अगर आप अपने लाइफ के हर मोमेंट पे ये पहचान लें कि इस मोमेंट में मैं पर्टिकुलरली किस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहा हूं और मैं उस प्रिपरेशन को कैसे और भी बेटर बना सकता हूं, बेस्ट बना सकता हूं, बस यही हो गया मीनिंगफुल लाइफ। आपका लाइफ पूरा का पूरा मीनिंगफुल हो जाएगा। बस आपने एक काम करना है कि लाइफ के हर इंस्टेंट को पहचानना है, रिकॉग्नाइज करना है कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, लाइफ के इस पर्टिकुलर मोड पे मैं किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा हूं, मैं किस चीज़ की तैयारी कर रहा हूं। अगर आप बस इतना कर लेते हैं तो आपका पूरा का पूरा लाइफ जो है वो मीनिंगफुल हो जाएगा। तो ये जो आईआईटी जेईई या नीट या क्लास 12th बोर्ड का प्रिपरेशन है वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लाइफ का है, क्योंकि ये पहली बार है जब आप इतने कॉन्शियस हैं और आप इतने डेलिबरेट हैं अपने प्रिपरेशन को लेकर के। बेसिकली पहली बार आप समझ पा रहे हैं कि मीनिंगफुल लाइफ जीना कहते किसको हैं। दैट इज वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप समझें कि आप अपने लाइफ के कितने इंपॉर्टेंट दौर से गुजर रहे हैं। और अगर आप इस टाइम पीरियड को सक्सेसफुली जी जाते हैं, अगर आप बिल्कुल मीनिंगफुल रहते हैं, कॉन्शियस रहते हैं, अपने प्रिपरेशन को लेकर के डेलिबरेट रहते हैं, तो ये एक आदत बन जाएगी जो आपको लाइफ लॉन्ग आपके हर गोल को अचीव करने में आपकी हेल्प करेगी। चलिए अब मैं अगर बात पूछूं आपसे कि व्हाट डू वी मीन बाय सक्सेस, सक्सेस क्या है। जैसे अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि सक्सेस क्या है तो मे बी आपका आंसर होगा कि अगर मैं आईआईटी जेईई क्रैक कर लेता हूं, मेंस एडवांस अच्छे रैंक के साथ क्रैक कर लेता हूं, वो सक्सेस है। मे बी कोई कहेगा कि मैं नीट का एग्जाम क्रैक कर लेता हूं, मे बी कोई कहेगा मैं क्लास 12th बोर्ड का टॉपर बन जाता हूं, दैट विल बी सक्सेस। बट वो तो एक पर्टिकुलर केस की बात हो गई। अगर मैं जनरल बात करना चाहूँ कि लाइफ लॉन्ग हर स्फीयर में, लाइफ के हर स्फीयर में अगर मैं वेल डिफाइन करना चाहूँ कि सक्सेस क्या है, क्या चीज़ है सक्सेस, तो मैं क्या कह सकता हूँ। सो लेट मी टेल यू दिस वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। सक्सेस इज व्हेन पास्ट preparations boosts future preparations. Success is when past preparation boost future preparations. Now let me explain you this very important concept. मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं और ऐसा कहने के पीछे मेरा कारण क्या है। एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस से कि अगर मैं ये कह देता हूं कि आप किसी भी तरीके से, लेट अस से एनी हाउ आपने बहुत मेहनत किया और आप लेट अस से आईआईटी जेईई में सिलेक्शन हो गया आपका, आप आईआईटी जेईई सिलेक्शन के बाद किसी एक बहुत रेप्यूटेड आईआईटी में पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन लेटर से आपका एप्टीट्यूड नहीं है ऐसा, आपका जो प्रिपरेशन था वो बस इसलिए था क्योंकि आप प्रेशराइज्ड थे, आपको बस करना था, आपने कर लिया। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद कुछ ऐसा होता है कि आप अपना जो ये पढ़ाई का लेवल है उसको फर्दर कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड फील होने लगता है। यू कैन नॉट सस्टेन मोर प्रेशर। अब आपको अलग अलग तरह के ख्याल आने लगते हैं। क्या इसको हम लोग सही मायने में सक्सेस कह सकते हैं? आंसर है नहीं। लेकिन लेट अस से मैं आईआईटी में चला गया, किसी अच्छे आईआईटी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूँ, तो बेसिकली मैं वहाँ किस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। एक्चुअली इतना कॉन्सेप्ट तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर मैं आईआईटी में पढ़ाई कर रहा हूँ तो वहाँ पे भी मैं किसी फर्दर चीज़ का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। वो चीज़ क्या है? मैं अपने कैरियर का, मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ का प्रिपरेशन कर रहा हूँ वहाँ पे, करेक्ट।
और अगर मेरा प्रीवियस स्टडी जो मैं क्लास 11 12th में या फिर आज तक क्लास 10 तक की पढ़ाई किया, जो प्रिपरेशन किया, वो क्यों था? आईआईटी कॉलेज में एडमिशन के लिए नहीं, बस एडमिशन के लिए नहीं। जब मैं आईआईटी कॉलेज में बैठा हुआ अपने फ्यूचर लाइफ में किसी और गोल के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, तो क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक का जो मेरा प्रिपरेशन था, जो मेरी स्टडीज थी, क्या वो मेरे फ्यूचर प्रिपरेशन को बूस्ट कर रही हैं? अगर हाँ, then I have become successful, और अगर नहीं, then no, I have not become successful। तो सक्सेस का मतलब सीधा सा है कि जब आपके पास्ट प्रिपरेशंस आपके फ्यूचर प्रिपरेशंस को बूस्ट करने लगे, तो यही सक्सेस है लाइफ में। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सक्सेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, प्रिपरेशन का सबसे वाइटल एस्पेक्ट क्या है, अलग अलग लोगों के अलग अलग आंसर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ लोग कहेंगे हार्ड वर्क है, कुछ लोग कहेंगे डेडिकेशन है, कुछ लोग कहेंगे डिसिप्लिन है। बट अकॉर्डिंग टू मी देयर इज अ थिंग which is the most important aspect in any kind of preparation, and that is the strategy for success is simply fascination। नाउ इंटरेस्ट और फैसिनेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि इंटरेस्ट और फैसिनेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। इंटरेस्ट से एक लेवल और ऊपर चले जाइए ना, तो वो फैसिनेशन है। आपको याद होगा वो 3 इडियट्स मूवी में आमिर खान जब पहली बार वो क्लास में बैठा रहता है, जब वो बहुत फेमस सा जो डायलॉग होता है, जब उसको क्लास से बाहर किया जाता है, तो उसका चेहरा याद कीजिए, उसके चेहरे का वो चमक याद कीजिए। दैट इज कॉल्ड फैसिनेशन। आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को लेकर के फैसिनेटेड हो सकते हैं, आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं उससे फैसिनेटेड हो सकते हैं, ये चीज आपको प्लेजर देने लगे। जब ऐसा हो जाएगा तो कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं रहेगा, हर सक्सेस आपके पास होगा। जिस चीज में भी आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, उस प्रिपरेशन को लेकर के फैसिनेटेड हो जाइए। ऐसा मानिए कि जो छोटी छोटी चीजें हैं प्रिपरेशन को लेकर के, उसके छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उसका जो छोटा छोटा प्लेजर है, इन चीज़ों को एक्सपीरियंस कीजिए, इन चीज़ों को फील कीजिए। जब ये चीज़ें आपको खुशियां देने लगेंगी, जब प्रिपरेशन आपको खुशियां देने लगेगा, तो सक्सेस आपसे दूर नहीं रह सकता है। तो बहुत ही सिंपल सा पॉइंट कह रहा हूं, लेकिन बहुत ही स्ट्रांग मैसेज है, फैसिनेशन। और लेट अस सपोज कि कुछ लोगों की ये शिकायत हो सकती है कि सर स्टार्टिंग से फैसिनेशन नहीं है, मैं किसी के प्रेशर में ऐसा कर रहा हूं। लेकिन देखिए बॉस, अभी बात बहुत सिंपल सी है। काम तो आप कर रहे हो, अब क्या आप ये काम करते हुए भी सक्सेसफुल नहीं होना चाहते हो क्या? डेफिनेटली हाँ, सब कोई होना चाहता है। चाहे आप किसी के प्रेशर में ये प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं या खुद ब खुद से स्टार्ट कर रहे हैं, आप प्रिपरेशन तो कर रहे हैं, आपका मेहनत तो जा रहा है, तो सक्सेसफुल होने में क्या बुराई है? आप सक्सेसफुल भी तो होना चाहेंगे। लेट अस से आपका फैसिनेशन नहीं है, कोई बात नहीं। देयर इज अ थंब रूल, फेक इट टिल यू मेक इट। जब तक आपका ये फैसिनेशन डेवलप नहीं होता है, तब तक इस फैसिनेशन को फेक कीजिए। अपने आप को बार बार ये बोलिए कि नहीं, आई एम एंजॉइंग इट, मैं मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करना एंजॉय कर रहा हूं, मैं एक चीज को याद करके भी खुश हूं। इसको फेक कीजिए, फेक इट टिल यू मेक इट। जब तक फैसिनेशन ऑटो जनरेटेड नहीं होता है, अंदर से नहीं आता है, सेल्फ जनरेटेड नहीं होता है, तब तक यू हैव टू फेक इट। और एक दिन डेफिनेटली ये फैसिनेशन आ जाएगा, और बहुत जल्दी आ जाएगा। जितना लग रहा है आपको लेट लगेगा, उतना लेट लगता नहीं है, बहुत जल्दी ये फैसिनेशन डेवलप हो जाएगा। और एक बार अगर ये फैसिनेशन डेवलप हो गया, आपका प्रिपरेशन अपने आप बूस्टअप हो जाएगा, आपके अंदर अपने आप डिसिप्लिन आ जाएगा, आप अपने आप हार्ड वर्क करने लगेंगे, आप सेल्फ मोटिवेटेड हो जाएंगे। सो सक्सेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी क्या है? वो है फैसिनेशन। अब मैं बात करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को लेकर के, जो कि आपके आईआईटी जेईई या फिर नीट या फिर क्लास 12 के बोर्ड के एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बुक सिलेक्शन। सो स्टूडेंट्स, बुक रीडिंग जो है ना, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक इंटीग्रल पार्ट है आपके जेईई के प्रिपरेशन का, आपके नीट के प्रिपरेशन का। सिंस बुक का या फिर बुक रीडिंग का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, so let me tell you this very important fact that no alternative of book reading. What do I want to say here is following. देखिए,
आज का लाइफ बहुत फास्ट है, हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम होता नहीं है और डिजिटल वर्ल्ड होने की वजह से हम लोग बहुत कुछ ऑनलाइन करते हैं, कंप्यूटर या मोबाइल पे करते हैं। तो बुक रीडिंग एक बहुत ही पुराना काम हो गया है, अब लोग प्रेफर करते नहीं हैं। उन्हें लगता है कि मैं ऑनलाइन कोई वीडियो देख करके वही चीज़ सीख सकता हूँ, या फिर लेटर से मैं जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहा हूँ उस इंस्टीट्यूट के टीचर मुझे नोट्स दे ही रहे हैं, मुझे वो चीज़ समझ में आ ही रहा है, मैं डीपीपी सॉल्व कर रहा हूँ, मैं स्टडी मटेरियल सॉल्व कर रहा हूँ, मैं मॉड्यूल बना रहा हूँ, मुझे बुक रीडिंग की क्या ज़रूरत है। मैं आपको यहाँ पे वार्न करना चाहूँगा कि बुक रीडिंग का कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं, और मैं इसके पीछे कुछ कारण आपको बताने जा रहा हूँ। पहली बात, अगर आप चाहते हैं कि आप चीज़ों को अलग अलग तरीक़ों से समझें, आपका जो अंडरस्टैंडिंग हो वो डेप्थ वाला हो, वो ऊपर ऊपर का सुपरफिशियल या सरफेस वाला इंफॉर्मेशन नहीं हो बस, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो बुक रीडिंग मस्ट है। सिर्फ उतना ही नहीं, वोकैब बिल्डिंग के लिए, वोकेबलरी बिल्डिंग के लिए भी बुक रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही वर्ड के, एक ही कॉन्सेप्ट के लिए अलग अलग वर्ड यूज होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, आपने पढ़ा है फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिक फील्ड, वेक्टर बी। आपको मैं बताता चलूं कि इसका एक नाम फ्लक्स डेंसिटी भी है। अब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन इमेजिन कीजिए, आप जिस जगह पढ़ने जाते हैं वहाँ पे टीचर ने सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड वर्ड यूज किया, फ्लक्स डेंसिटी वर्ड यूज नहीं किया, या लेटर से अगर उसने यूज भी किया तो आपका ध्यान कहीं और था, आप उस पार्ट को मिस कर गए। अब चांसेस नहीं है इस बात के कि आपको ये समझ में आएगा कि फ्लक्स डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड को ही कहते हैं। और अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया और ये वर्ड यूज किया, फ्लक्स डेंसिटी वर्ड यूज किया, आप क्वेश्चन का आंसर जानते हुए भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे सिचुएशन से बाहर निकलने का जो सिंपल सा तरीका है वो बुक रीडिंग ही है। और अगर आप एक अलग तरीके से सोचना चाहें तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, लेट अस से हम जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करते हों या जो भी ऑनलाइन वीडियो देखते हों उसका एक लिमिटेशन है, उसके ऊपर एक बाउंड्री है, एक टाइम कंस्ट्रेन है, उनके ऊपर में एक लिमिटेशन है, लेकिन बुक के ऊपर में कोई लिमिटेशन नहीं है। और सबसे लास्टली मैं ये कहना चाहूँगा कि बुक इज़ मोर ऑथेंटिक देन एनीथिंग एल्स। कम से कम आपको, हाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बुक्स आर एब्सोल्युटली एररलेस, उसमें भी गलतियाँ हो सकती हैं, तो वो जब आप कोचिंग में पढ़ाई कर रहे होंगे या फिर आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे होंगे तो उससे मैच करके आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। लेकिन एटलीस्ट हम अगर ऑनलाइन कोई चीज़ देख रहे हैं या लेटर से कि हम सिर्फ उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएं, इससे तो अच्छा है कि मैं बुक के ऊपर डिपेंडेंट हूँ। दैट इज़ वाई बुक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जितना इंपॉर्टेंट बुक है उतना ही इंपॉर्टेंट बुक का सिलेक्शन भी है। कौन सा बुक पढ़ें, अभी ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा। आप 10th से 11th में गए हैं, अभी आप बुक खरीदने का प्लान कर रहे होंगे, कौन सा बुक खरीदें, कौन सा बुक नहीं खरीदें, स्कूल कुछ सजेस्ट कर रहा होगा, ऑनलाइन चेक करने के बाद आपको कोई और आंसर मिल रहा होगा। तो लेट अस आंसर दिस क्वेश्चन वेरी केयरफुली कि हम कौन सा बुक सेलेक्ट करें। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा यहाँ पे, और वो क्या है, वो ये है कि बुक रीडिंग जो है ना वो सिर्फ बुक रीडिंग के लिए करना चाहिए। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। बुक रीडिंग फॉर द सेक ऑफ इट। क्या होता है कि जब हम बुक पढ़ने बैठते हैं हमें चीज़ें समझ में नहीं आने लगती हैं, हमें लगता है कि यार कुछ समझ में आ नहीं रहा है तो ये हमारा टाइम बर्बाद हो रहा है, लेट्स क्लोज द बुक एंड गो एंड प्ले। नहीं, ये नहीं करना है। हमने क्या करना है, बुक रीडिंग को सिर्फ पढ़ने के लिए करना है। समझना नहीं समझना वो अलग बात है, वो तो उसका एडिशनल बेनिफिट है। ये हमारी ड्यूटी है, हम बुक को पढ़ें। जैसे हम कभी कोई नॉवेल पढ़ते हैं, जरूरी तो नहीं है कि उस नॉवेल में दिया हुआ हर प्लेस हमें पता है, हर फिनोमेना हमें पता है, हर कैरेक्टर हमें पता है, लेकिन फिर भी हम पढ़ते हैं। क्यों? हमें मजा आता है इसलिए पढ़ते हैं। सेम यही मजा जो है ना वो डेवलप कीजिए आप अपने टेक्स्ट बुक्स के लिए भी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इन बुक्स के लिए भी आप ये डेवलप कीजिए। और एक बार ये डेवलप हो गया फिर आपको कोई और चीज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा आपको इस चीज़ से। और देखिए, बात सिर्फ ये नहीं है कि मुझे चीज़ें समझ में आ रही हैं नहीं आ रही हैं। आप बुक रीडिंग का एक पर्टिकुलर तरीका है, उस तरीके से आपने बुक पढ़ना पड़ेगा।
बुक एक बार में आप कितना पेज संभाल सकते हैं वो एक प्रैक्टिकल करके देखें। आप पेज नंबर काउंट करें या वर्ड्स काउंट करें या टाइम काउंट करें, जो भी आप, जिसको भी आप बेसिस बनाना चाहते हैं, और आप देखें कंटिन्यूअसली पढ़ते पढ़ते आप मैक्सिमम कितना टाइम स्ट्रेच कर सकते हैं, कितना पेज स्ट्रेच कर सकते हैं या कितना वर्ड्स स्ट्रेच कर सकते हैं। एक लिस्ट बना लें और धीरे धीरे इसको इंप्रूव करना है। पढ़ाई करने का एक और तरीका है, जब भी पढ़ाई करने बैठे दो तरह का पेन, दो तरह का पेंसिल या दो कलर के हाइलाइटर लेकर के बैठें। एक कलर का हाइलाइटर उन पोर्शन को अंडरलाइन करने के लिए यूज करें जिनको आप नहीं समझ पा रहे हैं, जो डाउट है, और दूसरा कलर तब यूज करें जो आपको लगे कि नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वाह क्या अच्छी बात कही है इन बुक वालों ने, तो वहां पे आपको दूसरा हाइलाइटर यूज करना है या दूसरा पेन यूज करना है। इससे क्या होगा, आप बुक रीडिंग का जो नंबर ऑफ साइकिल्स है वो इंक्रीज कर पाएंगे। जब आप अगली बार बैठेंगे तो आपको पूरा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, आप सिर्फ उन हाइलाइटेड पोर्शंस को पढ़ सकते हैं और कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, आपको पूरा बुक पढ़ना नहीं पड़ेगा। सो बुक रीडिंग इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ बुक रीडिंग। ऐसा नहीं कि मुझे समझ में 100% आएगा तभी मैं बुक पढ़ूंगा, जी नहीं। 10% आ रहा है, 5% आ रहा है, नहीं आ रहा है, फिर भी मैं बुक पढ़ रहा हूँ, हाईलाइट करने के लिए बुक पढ़ रहा हूँ। हाँ, मैसेज क्लियर होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, अपना जो लिमिटेशन है उससे कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं कर रहे हैं ताकि हमारा फोकस है ही नहीं बस बुक के पन्ने पलट रहे हैं, वो भी नहीं चाहिए। जितना हमारा लेवल है, जितनी हमारी कैपेसिटी है, उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। अब जब हमने बुक रीडिंग के इंपॉर्टेंस को देख लिया, अब हम लोग बुक्स की भी थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं कि केमिस्ट्री के लिए हम लोग कौन कौन से बुक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। केमिस्ट्री को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं केमिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करूं, मैं केमिस्ट्री के कुछ जनरल बुक्स के बारे में बात करूंगा। देखिए, हम जानते हैं कि केमिस्ट्री को फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऐसे 3 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। और कुछ बुक्स आप, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट बुक के बारे में अगर आप पूछें कि केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट बुक क्या है, अनडाउटेडली हर कोई आपको आंसर करेगा कि एनसीईआरटी का जो सीरीज है, जो सारे बुक्स हैं एनसीईआरटी के, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक फॉर द केमिस्ट्री। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि देखिए, केमिस्ट्री क्या है ना, इंफॉर्मेटिव साइंस भी है थोड़ा बहुत। जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे फैक्ट्स हैं, और देखिए फैक्ट्स का कोई लिमिटेशन तो होता नहीं है, ये लगभग इन्फानाइट होते हैं, लेकिन हम लोग सब कुछ तो नहीं जान सकते हैं। अब हमें एक मिनिमम ग्राउंड पे आना पड़ेगा कि लाइक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कम से कम इतने रिएक्शंस तो मुझे पता होने चाहिए। तो वो बेस कौन बनाएगा? वो एनसीईआरटी है। नीट जैसे एग्जाम्स में एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा करके डाल दिए जाते हैं। तो एनसीईआरटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक फॉर केमिस्ट्री इन क्लास 11th and 12th फॉर द प्रिपरेशन ऑफ IIT JEE मेंस एंड एडवांस एंड फॉर द नीट। तो पहला जो बुक रीडिंग होगा आपका केमिस्ट्री का, वो होगा एनसीईआरटी का। अगर हम बात करें केमिस्ट्री इन जनरल की, तो जो सबसे पहला बुक आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे वो होगा एनसीईआरटी का। अब देखिए, जब हम बुक रीडिंग कर रहे होंगे, जब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, तो ऐसा नहीं है कि लेट अस से हमारा चैप्टर 1 चल रहा है कोचिंग में या स्कूल में, तो मैं बस केमिस्ट्री का चैप्टर 1 ही पढ़ सकता हूं। जी नहीं, आप केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर पढ़ सकते हैं। तो बुक रीडिंग एक सेपरेट चलता रहेगा आपका। आपके प्रिपरेशन में बुक रीडिंग का एक सेपरेट रोल होना चाहिए। इसका क्या भी लेना देना नहीं है कि आपके स्कूल में क्या चल रहा है, आपके एग्जाम में क्या सिलेबस आ रहा है, या फिर कुछ और क्या परिस्थितियां बन रही हैं, या और क्या कंस्ट्रेन है। जी नहीं, इसको सेपरेट रखिए, इसको सेपरेट रखिए। यानी कि आपको स्टार्टिंग से एंडिंग तक एनसीईआरटी पढ़ना है। लेटर से इसके लिए आप अपने आप को 1 मंथ का टाइम देते हैं, 2 मंथ का टाइम देते हैं, वो दीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सबसे पहला बुक जो केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे वो एनसीईआरटी है। अब देखिए, केमिस्ट्री में जो दूसरा जो जनरल बात कर सकते हैं, वो आप आकाश का मॉड्यूल ले सकते हैं। आकाश का जो स्टडी मटेरियल है केमिस्ट्री का, वो भी काफ़ी अच्छा है। एनसीईआरटी के ज़्यादातर जो हिस्से हैं वो आपको आकाश के स्टडी मटेरियल का जो थियोरेटिकल पार्ट होता है उसमें मिल जाएगा। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे हैं। तो इन अ वे आकाश का जो स्टडी मटेरियल है वो काफ़ी हद तक डिपेंडेबल है। आप अपने प्रिपरेशन के लिए आकाश के स्टडी मटेरियल पे कंप्लीटली डिपेंडेंट भी हो सकते हैं। और अगर हम लोग इन जनरल बात करें, सारे केमिस्ट्री को इकट्ठा कलेक्टिवली बात करें, तो एक और बुक है सिंगेज सीरीज का। सिंगेज का केमिस्ट्री का पूरा सीरीज आता है,
फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हर एक पार्ट के लिए 2 बुक है, तो टोटल 2 इंटू 3 टोटल 6 बुक्स हो जाता है। और के एस वर्मा सर का ये बुक आता है, पूरा सीरीज आता है के एस वर्मा का सिंगेज सीरीज का। आप इसके ऊपर भी अपना प्रिपरेशन को डिपेंड कर सकते हैं। मतलब इसमें भी थ्योरेटिकल पार्ट बहुत अच्छा है, एनसीईआरटी अच्छे तरीके से कवर भी होता है, प्रैक्टिस करने के लिए न्यूमेरिकल और जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो सिंगेज जो है वो भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। हमें सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हैं, उसके पैरेलल या तो आप आकाश का स्टडी मटेरियल फॉलो कीजिए या फिर सिंगेज कीजिए। देखिए बुक में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझ लेनी चाहिए, सारा काम पैरेलल नहीं करना है, सारे बुक्स पैरेलल नहीं करने हैं। एक बुक जब तक खत्म नहीं होता है तब तक दूसरे बुक में हाथ नहीं लगाना है। अगर ऐसा भी हो जाए कि लेटर से मैं पूरे साल में एक ही बुक खत्म कर पाया, वो कहीं अच्छा है कि मैं 10 बुक से 2-2 न्यूमेरिकल कर पाया या 2-2 पेज मैं पढ़ पाया। तो ज़्यादा बुक जमा भी नहीं करना है और ज़्यादा बुक को फॉलो भी नहीं करना है। तो आइदर हम लोग आकाश का स्टडी मटेरियल के लिए पे डिपेंडेंट हो सकते हैं या फिर जो सिंगेज का सीरीज है उसके ऊपर में डिपेंड हो सकते हैं। तो ये केमिस्ट्री इन जनरल बात हो गई। अब हम फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात अलग अलग से करने वाले हैं। देखिए अब बात कर रहे हैं हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के लिए कौन कौन से बुक्स हमें देखनी चाहिए। तो लेट अस टॉक अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री। तो देखिए आपका एनसीईआरटी आप फॉलो करेंगे, सिंगेज फॉलो करेंगे या आकाश फॉलो करेंगे तो फिजिकल केमिस्ट्री का जो सारा नीड्स है आपका वो वही पूरा हो जाएगा। हालांकि लेकिन लेट अस से आप बहुत इम्प्रूव करना चाहते हैं और ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं, आप हार्ड वर्किंग हैं, आप फैशनेटेड हैं, आपको और भूख है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा डीप में जाना चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहते हैं, अगर ऐसा सिचुएशन है तो फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ बुक्स आप अलग से भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एन अवस्थी सर की फिजिकल केमिस्ट्री की एक बुक आती है, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा पी बहादुर सर की एक बुक आती है जो कि फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स के लिए डेडिकेटेड है। और न्यूमेरिकल फिजिकल केमिस्ट्री का जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसमें आरसी मुखर्जी सर की भी एक बुक आती है न्यूमेरिकल की। और उसमें जो बात है आरसी मुखर्जी के बुक में वो सबके लिए नहीं है, वो थोड़े स्मार्ट टाइप के स्टूडेंट के लिए है। कहने का मेरा मतलब क्या है, जिनको कम बातों का मतलब पता चल जाता है, मतलब जिनको एक्सप्लेन बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, ऐसे बच्चों के लिए आरसी मुखर्जी का जो न्यूमेरिकल है फिजिकल केमिस्ट्री का वो बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ अगर आपको बातें बहुत देर से समझ में आती हैं, फॉर एग्जाम्पल लेटर से आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ता है तब जाकर के आप कोई कॉन्सेप्ट समझ पाते हैं, इन दैट केस आप आरसी मुखर्जी को अवॉइड करेंगे। हालांकि एन अवस्थी सर की बुक काफ़ी है फिजिकल केमिस्ट्री के एडवांस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, और ये न्यूमेरिकल्स अगर आप पी बहादुर या आरसी मुखर्जी कहीं से भी कर लेते हैं तो आपका फिजिकल केमिस्ट्री बहुत 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 अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा 41 ईयर्स का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक होता है आईआईटी जेईई का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट अस से आईआईटी जेईई 41 ईयर्स, ये अरिहंत पब्लिकेशन से आपको मिल जाएगा। तो आईआईटी जेईई 41 ईयर्स का जो क्वेश्चन बैंक आता है, आईआईटी जेईई 41 ईयर्स का जो क्वेश्चन बैंक आता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फिजिकल केमिस्ट्री में। तो इनफैक्ट वो पूरे केमिस्ट्री के लिए, इन जनरल पूरे केमिस्ट्री के लिए अगर आप देखें तो 41 ईयर्स तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। और 41 ईयर्स का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है ना, उसको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका ये है कि जब आप उस चैप्टर को ख़त्म कर चुके हैं, अभी टाइम बीत गया, 15 दिन बीत गया, 20 दिन बीत गया उस चैप्टर को ख़त्म हुए, अब लेटर से मैं 2-2 प्रॉब्लम उस चैप्टर का या 5-5 प्रॉब्लम डेली रिवीजन करना चाहता हूं, वहां पे आप आईआईटी जेईई का जो 41 ईयर्स का है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, उसको आप यूज कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, कि जनरल केमिस्ट्री के अलावा, मतलब केमिस्ट्री का जो जनरल बुक्स अभी तक जो बात हुआ उसके अलावा हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए और कौन कौन से अलग से बुक्स देख सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं कुछ उन डेडिकेटेड बुक्स की जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए यूजफुल हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बात है वो कुछ ऐसा है कि अगर आप सिंगेज कर चुके हैं या फिर आकाश का स्टडी मटेरियल कर रहे हैं तो इनफैक्ट ऑर्गेनिक आपका अच्छा खासा सही हो जाएगा। बट लेटर से अभी आपको ऑर्गेनिक बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है, आप और ऑर्गेनिक पढ़ना चाहते हैं, इन दैट केस
एडवांस्ड प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके बुक आता है MS चौहान सर का, तो वो आप देख सकते हैं, या फिर हिमांशु पांडे सर का, ये और है, हाँ दोनों नहीं बोल रहा। तो इन दोनों में से कोई सा भी एक बुक आप देख सकते हैं जिससे कि आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन जो करना होता है, प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी जो है वो सीखने के लिए ये दोनों बुक बहुत अच्छे हैं। लेट अस से अब एक दूसरे कैटेगरी के बच्चे होते हैं जिन्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर लगता है, उनको समझ में ही नहीं आता है, तो ये इसके पीछे का रीजन ये है कि आपको रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं समझ में आता है। तो ऐसे बच्चों के लिए मैं बोलूँगा कि एक बुक है ऑन रिएक्शन मैकेनिज्म की बुक आती है, पब्लिशर्स है S चांद और ऑथर हैं हसमत अली। तो हसमत अली सर की जो बुक है रिएक्शन मैकेनिज्म के ऊपर में, वो आप देखें, वो बहुत हेल्पफुल बुक है। जिन्हें नहीं समझ में आता है, जिन्हें कोई अच्छे से समझाने वाला नहीं होता है रिएक्शन मैकेनिज्म को, उन लोगों के लिए ये बुक बहुत अच्छी है। बट हाँ, अगर आप जहाँ पढ़ते हैं, जिस इंस्टीट्यूट में आप हैं, वहाँ पे आपको अच्छे से बताया जा रहा है रिएक्शन मैकेनिज्म, तो आपको इस बुक की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मैंने सारे बुक्स के बारे में बताया आपको, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री के लिए चाहिए, इनऑर्गेनिक के लिए चाहिए। अब इनऑर्गेनिक की बात थोड़ी सी बच गई है, ऑर्गेनिक की बात होगी, इनऑर्गेनिक की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, हालांकि NCERT इज़ द लिमिटेशन, सिंपल सी बात अगर कहें तो NCERT अगर आप कर लेते हैं तो इनऑर्गेनिक में आपको और कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं। अब अगर आप उससे एक नॉच ऊपर जाना चाहते हैं, अपने प्रिपरेशन को थोड़ा और बेटर कर लेना चाहते हैं, तो JD ली की जो बुक है उसका इंडियन एडिशन आता है इनऑर्गेनिक के लिए। JD ली का इंडियन एडिशन आता है, आप वो कंसिडर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है। हाँ, लेकिन ये तभी रिक्वायर्ड है जब आप अपने प्रिपरेशन को थोड़ा एक नॉच ऊपर ले जाना चाहते हैं। अदरवाइज NCERT, सिंगेज और एनी आकाश मॉड्यूल इज सफिशियंट। इनफैक्ट NCERT इज सफिशियंट। तो कहने का मतलब है कि अगर आप थोड़ा और इम्प्रूव करना चाहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, देन गो फॉर दिस JD ली। तो चलिए, ये सारी बातें तो हो गई, केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक की बात हो गई, ऑर्गेनिक की बात हो गई, फिजिकल की बात हो गई, और ओवरऑल कलेक्टिव बुक्स जो हैं उनकी भी बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं फिजिक्स की। अब अगर बात करें हम फिजिक्स के लिए कि फिजिक्स में हमें कौन कौन से बुक्स लगेंगे या कौन कौन से बुक्स प्रेफर किए जाने चाहिए, तो सबसे पहले HC वर्मा सर की बुक है कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स के नाम से, 2 वॉल्यूम्स में है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। सबसे इम्पॉर्टेंट बुक अगर कोई भी है फिजिक्स को लेकर के तो वो यही बुक है। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, ये आपके पास होना ही चाहिए। और जब भी आप बुक रीडिंग स्टार्ट करें फिजिक्स की, तो आपका ये पहला बुक होना चाहिए। हालांकि कुछ लोगों का एक गलत फहमी ये है कि ये एक न्यूमेरिकल बुक है, इसके अंदर थियरी नहीं दिया हुआ है, जबकि मेरा कॉन्सेप्ट इसके जस्ट ऑपोजिट है। HC वर्मा का जो थ्योरेटिकल डिस्कशन है वो उसके न्यूमेरिकल डिस्कशन से भी कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल वाला पार्ट तो ऑसम है ही, मैं उसमें कोई डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन उन्होंने जो लिखा है, जो थ्योरी दिया है, वो जो डायलॉग फॉर्मेट में है, वो ब्रिलियंट है। आप कभी भी फिजिक्स सीखना चाहते हैं तो HC वर्मा का जो थियोरेटिकल पार्ट है उसको ज़रूर पढ़ें। अगर आप वो नहीं पढ़ते हैं तो फिजिक्स को लेकर के जेन्युइन इंटरेस्ट आपका कभी डेवलप नहीं हो सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है HC वर्मा का जो वो थियोरेटिकल पोर्शन है उसको जरूर पढ़ना है। न्यूमेरिकल के लिए भी HC वर्मा बहुत अच्छी बुक है। सो इन अ वे HC वर्मा इज द मोर इंपॉर्टेंट देन इवन NCERT। मैं यहाँ पे पहला नंबर NCERT को भी नहीं दूंगा, हालांकि आप सेकेंड नंबर NCERT दे सकते हैं। लेट अस से कुछ लोगों का बिल्कुल एक जेन्युइन सा डिसलाइक हो जाता है कि नहीं HC वर्मा का थियरी समझ में नहीं आता, नहीं पढ़ना चाहते हैं, देन गो फॉर NCERT। तो इन अ वे ये दोनों आपके प्राइमरी बुक होने चाहिए। पहला तो HC वर्मा ही होना चाहिए, और अगर आपका लेवल फिजिक्स में उतना अच्छा नहीं है देन गो फॉर NCERT। आफ्टर दैट देयर इज अ बुक सीरीज कॉल्ड फिजिक्स गैलेक्सी। बाय आशीष अरोड़ा। तो आशीष अरोड़ा सर की ये फिजिक्स गैलेक्सी की बुक है, बुक्स है इनफैक्ट, इनके पूरे सीरीज आते हैं।
तो अगर आप अपने प्रिपरेशन को और एक नॉच ऊपर ले जाना चाहते हैं, अच्छे न्यूमेरिकल्स और सॉल्व करना चाहते हैं, तो ये फिजिक्स गैलेक्सी की बुक बहुत अच्छी है। इसका भी थियरी बहुत अच्छा है, इसका भी न्यूमेरिकल पार्ट बहुत अच्छा है। तो इनफैक्ट फिजिक्स गैलेक्सी बाय आशीष अरोड़ा, ब्रिलियंट बुक। और अगर फिजिक्स गैलेक्सी का आप अल्टरनेट देखना चाहते हैं तो आप सिंगेज सीरीज में जा सकते हैं। सिंगेज सीरीज ये भी 6 बुक्स का एक सीरीज है। तो सिंगेज सीरीज के 6 बुक्स हैं फिजिक्स के, और ऑथर हैं BM शर्मा। तो BM शर्मा की जो ये बुक है सिंगेज सीरीज की, 6 बुक्स का एक पूरा सीरीज आता है, वो फिजिक्स गैलेक्सी का अल्टरनेट आप मान सकते हैं उसको। या तो आप फिजिक्स गैलेक्सी कीजिए या फिर सिंगेज कीजिए, दोनों में से कोई आप एक कर सकते हैं। हाँ, जब आप फिजिक्स को थोड़ा और ऊपर ले जाना चाहते हैं। अदरवाइज अगर आपका उतना लिमिटेशन नहीं है देन आप अपने आप को HC वर्मा तक ही लिमिटेड रखें, या अगर उतना भी नहीं है तो पहले आपको अपने आप को NCERT तक ही लिमिटेड रखना है। उससे ऊपर आए तो इन दोनों में से आप कोई एक बुक को सेलेक्ट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है। सिंगेज में 2 मैकेनिक्स के 2 बुक हैं, मैकेनिक्स 1 मैकेनिक्स 2 करके। इसके अलावा एक पार्ट है आपका वेव्स एंड थर्मोडाइनमिक्स का एक बुक आता है, एक इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक बुक आता है। इसके बाद आपका एक ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर में आता है। इसके बाद एक बुक इसका आता है मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर में एक बुक आता है। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि 2 मैकेनिक्स, एक वेव एंड थर्मोडायनेमिक्स, एक इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स, और मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक इंडक्शन। ये 6 बुक्स का एक सीरीज है पूरा सिंगेज का, वो भी काफ़ी ऑसम बुक है। इसके अलावा अगेन 41 ईयर का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक होता है, वो अगेन रिवीजन पर्पस के लिए, अपने आप को हमेशा एग्जाम रेडी रखने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट फिजिक्स की। फिजिक्स में आप किस तरीके से बुक्स को अप्रोच करेंगे, कौन कौन से बुक्स खरीदेंगे, ये सारी बातें मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं। अब अगर मैथ्स की बात करें कि मैथमेटिक्स के लिए कौन कौन से बुक्स हैं और किन ऑर्डर्स में बुक को पढ़ना चाहिए, तो देखिए, अगर आप बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं और मैथ्स आपका उतना अच्छा है नहीं, तो आपका सबसे पहला बुक होना चाहिए NCERT, क्योंकि NCERT में कॉन्सेप्ट बहुत सिंपली स्टेटेड हैं और न्यूमेरिकल्स भी मॉडरेट टू जो लोअर लेवल 1 और लेवल 2 के न्यूमेरिकल्स आपको मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करने के लिए NCERT सबसे अच्छी बुक है। एक बार आपका NCERT पे कमांड हो गया, थोड़ा सा अगर आप ऊपर जाना चाहते हैं तो आपके पास है अरिहंत सीरीज, और इसके ऑथर हैं अमित अग्रवाल सर। और ये थोड़ा सा मॉडर्न आउटलुक में लिखा गया बुक है। और अगर आप ट्रेडिशनल आउटलुक में जाना चाहते हैं तो RD शर्मा सर की बुक है। आप इन दोनों में से कोई एक बुक फॉलो कर सकते हैं, आपके चॉइस के ऊपर में है। तो अगर आपका मॉडर्न आउटलुक पे जाना चाहते हैं तो अरिहंत पे जाइए, ट्रेडिशनल में जाना चाहते हैं तो आप RD शर्मा को चुन सकते हैं। वो NCERT के बाद अगर आपका लेवल NCERT तक डेवलप हो गया है, आप NCERT में फ्लुएंट हो गए हैं, आप एक लेवल और इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप अरिहंत या फिर RD शर्मा को चुन सकते हैं। इसके अलावा एक स्टेप अगर आप और ऊपर जाना चाहते हैं तो सिंगेज सीरीज की बुक है बाय GS तिवानी सर, और टोटल 5 बुक्स आते हैं सिंगेज सीरीज के, बहुत अच्छे बुक्स हैं। तो ये बुक्स भी आप प्रेफर कर सकते हैं। तो लेकिन ये ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका लेवल अच्छा है, आपको मैथ्स पसंद है, तभी आप सिंगेज सीरीज को ऑप्ट करेंगे। अब लेटेस्ट से 41 ईयर का जो क्वेश्चन बैंक है प्रीवियस ईयर का, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आकाश का जो स्टडी मटेरियल है मैथ्स का, वो भी काफ़ी अच्छा है। आकाश का स्टडी मटेरियल जो है मैथ्स में, वो काफ़ी अच्छा भी है और काफ़ी इंफॉर्मेटिव भी है, काफ़ी वैरायटी भी है उसमें क्वेश्चंस को लेकर के। तो आप आकाश का जो स्टडी मटेरियल है वो भी फॉलो कर सकते हैं। लेटर से कुछ लोग मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं, उनको मैथ्स बहुत पसंद होता है, मतलब उनको मैथ्स सॉल्व करने में मज़ा आता है, उनको और मटेरियल चाहिए। तो इसके ऊपर अगर आपको जाना है तो आप और क्या क्या कर सकते हैं। तो एडवांस लेवल के जो मैथ्स बुक हैं उनमें हम लोग SL लोनी का नाम ले सकते हैं। तो SL लोनी के 2 बुक्स आपको मिल जाएंगे। एक तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बुक मिल जाएगा,
और दूसरा ट्रिगोनोमेट्री का। ये 2 बुक आपको एसएल के मिल जाएंगे और दोनों काफ़ी अच्छे बुक हैं। अगर आप हायर अलजेब्रा का बुक देखें, हॉलैंड नाइट का हायर अलजेब्रा, ऑथर हैं हॉलैंड नाइट, काफ़ी अच्छी बुक है। लेकिन अगेन जो आप एडवांस लेवल का मैथ्स करना चाहते हैं तभी ये बुक आपके लिए है। इसके अलावा अरिहंत पब्लिकेशन बुक पब्लिक करती है, 2 बुक है, एक डिफरेंशियल कैलकुलस का है और एक इंटीग्रल कैलकुलस का है, और ऑथर हैं जोसेफ एडवर्ड, और ये भी काफ़ी अच्छी बुक है। अगेन अगर आप एडवांस लेवल में जाना चाहते हैं तभी। और इसके अलावा कैलकुलस की एक और बुक है IA मैरॉन की, और काफ़ी अच्छी बुक है। लेकिन अगेन ये जो बुक का लिस्ट दिया है वो स्टार्टिंग में आप नहीं करना है, ये बुक आप तुरंत नहीं करेंगे या तुरंत नहीं खरीदना है। जब आपका मैथ्स का अंडरस्टैंडिंग एक अच्छा खासा डेवलप हो गया है, आपको मैथ्स का बहुत पसंद है, आपको मैथ्स आप और ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करना चाहते हैं, इन दैट सिचुएशन आपको ये सारे बुक्स खोलना है, ये सारे बुक्स करना है, स्टार्टिंग में नहीं करना है। सो इस तरीके से मैंने आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया, कौन कौन सा बुक्स खरीदना है, कौन सा बुक को किस ऑर्डर में पढ़ना है और बुक रीडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। तो काफ़ी इंफॉर्मेटिव सेशन रहा ये, हालांकि टाइम तो बहुत लंबा चला गया, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इससे आपको एक इंसाइट मिला होगा। आपके जो ढेर सारे क्वेश्चंस मन में चलते होंगे, उन क्वेश्चंस के आंसर आपको आज जरूर मिला होगा। अगर आपको हमारे चैनल के कंटेंट पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके तरह जो और भी अदर स्टूडेंट्स हैं जिनके मन में ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चंस हैं, ऐसा ही कुछ आंसर्स वो ढूंढ रहे हैं, तो उनको भी कुछ मदद मिल सके आपकी तरफ से। तो आज के लिए हम लोग इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, और वहाँ पे हम लोग IIT JEE मेंस, एडवांस या फिर नीट के प्रिपरेशन को लेके आने वाली कुछ और परेशानियों की बात करेंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की चर्चा करेंगे। टिल देन गुड बाय, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए।